वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास 9 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ब्रिटिश काल के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये क्लास बाइलिंगुअल चलने वाली है। यदि आपको इस पूरी क्लास का पीडीएफ चाहिए, अपने समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं, वैसा मिल जाएगा आपको। तो हम लोग समय को ना गंवाते हुए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, हम इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाष जी कश्यप जी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम लोग को विशेष करके देखना है ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश टाइम पीरियड, यानी कि ब्रिटिशर्स के समय में कैसे संवैधानिक विकास होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, कैसे हमारे इंडिया का जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसमें जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड चल रहा था तो कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। समझ रहे हैं? तो देखिए, जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और दूसरा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो चूंकि क्लास पॉलिटी की चल रही है, तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्ट वगैरह को देखें कि कौन कौन से वो नियम लगाते हैं, कौन कौन से वो लॉ एक्ट लाते हैं, और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रकार से संविधान का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोगों को विशेष करके देखना है कि दो चीजें इसमें हम लोगों को देखना है कि भाई संवैधानिक विकास तो हो रहा है, उसमें लोकतंत्र की बात कब आती है, लोकतंत्र का डेवलपमेंट यानी कि डेमोक्रेसी कब आता है इसमें, डेमोक्रेसी कब आता है। दूसरा, स्वतंत्रता की बात कब की जा रही है, लोगों को स्वतंत्र कब किया जा रहा है। स्वतंत्रता का मतलब एक तरीके से फ्री है वो, और उनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं। पहले तो स्वतंत्रता नहीं थी, तो धीरे धीरे करके कैसे स्वतंत्रता आती है, फ्रीडम कैसे मिलता है इनको, अपने अधिकार वगैरह के लिए जो बातें आती हैं वो कब आती है। और तीसरा, हमें न्याय के बारे में देखना है, यानी कि एक तरीके से जस्टिस लोगों के साथ कब चालू होता है। ठीक है? तो जस्टिस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द जैसे डेमोक्रेसी हुए, फ्रीडम हुए। फ्रीडम का यहां मतलब है नागरिकों को अधिकार, सिटीजन्स को उनके राइट्स। न्याय, जस्टिस, यानी कि कोई अपराध हो गया है तो सही अपराधी को ही दंड दिया जाए। जस्टिस की बात कब आती है। तो हम लोग को ये तीन चीजें, तीन पिलर है किसी भी संविधान के। अगर संविधान में ये तीन पिलर नहीं है, तीन खंबे नहीं है, तो वो कोई संविधान का मतलब नहीं। लोकतंत्र और डेमोक्रेसी, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार हो, यानी कि पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। स्वतंत्रता, फ्रीडम और न्याय, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे यहां कार्यपालिका आती है, एग्जीक्यूटिव कैसे आता है भाई, कैसे हम देखेंगे कि विधायिका कैसे आ रही है, यानी कि लेजिस्लेचर की व्यवस्था कब हो गई। अभी हम पढ़ा नहीं रहे संवैधानिक विकास, पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, हम लोग को किस पर फोकस करना है। क्योंकि पॉलिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए उसको कम देखेंगे, वो हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। हम पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे इसको, हम राजनीति के विषय में क्या क्या चेंजेस हुए इसको देखेंगे। तीसरा, न्यायपालिका कब आ गई, यानी कि जुडिशरी की व्यवस्था कब। यानी कि कहने का आशय है साथियों, हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं और कैसे कैसे आते हैं। संवैधानिक मूल्य है, और संवैधानिक संस्थाएं कैसे कैसे आती हैं। यानी कि एक तरीके से हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे आते हैं, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके इन सब पर बात करें। एक तो हमें इस पर बात करनी है, दूसरा इस पर बात करनी है। मैं इसे हटा दे रहा हूं। भाई संवैधानिक विकास में आप दो चीजें ही देखोगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कौन कौन से, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से। कि भाई कार्यपालिका कैसे आती है, विधायिका कैसे आती है, न्यायपालिका कैसे आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब इसमें साथियों हम लोग बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से ये ब्रिटिश काल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन की जो संसद है या कंपनी का जो शासन है, भाई दो ही तरीके से शासन हो रहा था। या तो कंपनी शासन कर रही थी 1858 से पहले, लेकिन 1800 मतलब 1858 के बाद, या ये कह सकते हो 1857 के बाद, जब पूरी तरीके से ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण हो गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन इंडिया में हो गया। दो तरीके से शासन, एक तो आप ये देखो, पहले जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं हिस्ट्री वगैरह के बारे में, उनके लिए मैं कुछ बातें बताते रहूं। हमारे इंडिया में आप जानते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं तो वहां पर अराइवल ऑफ द यूरोपियन या एडवेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस पढ़ते हैं। अब ये जो यूरोपियंस है, इसमें आप जानते हैं भाई, पहले पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, है ना, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर इसमें डेनिस भी हैं, समझ रहे हैं कि स्वीडिश भी हैं। लेकिन यही पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये चार मेन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पावर किसकी होने लगती है बाद में, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के दम पर सबसे आगे हो जाते हैं। ये पोर्तुगीज को हरा देते हैं, डच को हरा देते हैं, बैटल वेदरा के युद्ध में डच को हरा देते हैं, वांडीवास की लड़ाई में फ्रेंच को हरा देते हैं, कर्नाटक वॉर तीन तीन लड़े जाते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ये साबित हो जाते हैं कि सबसे पावरफुल यूरोपियन है, और यही आकर भारत में राज करते हैं। क्योंकि ना पोर्तुगीज राज कर पाए, ना ही डच कर पाए, ना ही फ्रेंच, तो सबसे बड़ी पावर जिसके पास थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास थी, वही इंडिया में शुरुआत में तो व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, ट्रेड के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन बाद में आकर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो शुरुआत में जो कंपनी आती है, द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, तो पहले तो कंपनी शासन करती है। कंपनी शासन का मतलब अभी हम समझेंगे। कंपनी पहले व्यापार करती है, लेकिन जब कंपनी को समझ में आ जाता है यहां तो शासन किया जा सकता है, यहां तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा सकता है पूरी तरीके से, तो कंपनी के नियंत्रण में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब कंपनी में भ्रष्टाचार होने लगता है साहब, और इंडिया में विद्रोह होने लगता है, 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जब होता है, तो सीधे ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण हो जाता है, यानी कि सीधे ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन, महारानी का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो जाता है। तो दो प्रकार से शासन होता है। हम अभी ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, कि करके हम सारी बात करेंगे। भैया देखिए, अराइवल ऑफ द यूरोपियन में पोर्तुगीज आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स सबसे पावरफुल होते हैं साथियों।
और ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, शुरुआत में ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन जब 1765 में इनको दीवानी राइट मिल जाता है, इनको पता चल जाता है कि ये इंडिया वाले तो बिल्कुल निकम्मे हैं, ये कोई कदम नहीं उठाने वाले, तो ये कंपनी शासन, तो कंपनी के माध्यम से शासन होने लगता है। बात समझ में आ रहा है? ये कंपनी का शासन भी दो भागों में बटा है, अभी आगे चलकर देखेंगे कैसे क्यों। पहले समझो कंपनी खुद शासन करती है, लेकिन 1857 का जब विद्रोह हो जाता है साथियों, 1857 का जब रिवोल्ट हो जाता है, तो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो जाता है। ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो जाता है। ये कब से कब तक होता है? ये तो कंपनी का जो मेन शासन है 1765 से लेकर 1857 तक है, और ये कब से कब तक है? 1858 से लेकर जब तक देश आजाद नहीं हो जाता 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन। ये बात समझ में आ रहा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक विकास है, इसमें हमें दो चीजों को विशेष ध्यान देना है। संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी बनती हैं, संवैधानिक मूल्य कौन कौन से कब आते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें संवैधानिक विकास जो ब्रिटिश काल में हुआ, वो ब्रिटिश काल में कैसे हुआ। पहले कंपनी शासन करती है, तो क्या क्या करती है, और जब ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो जाता है, तो कैसे कैसे क्या होता है। आइए अब इसको विस्तार से देखते हैं। अब एक और चीज, चलने से पहले एक और चीज बता देंगे, चाहे कंपनी का शासन हो साथियों, चाहे ब्रिटिश ताज का शासन हो, कुछ तो नियम कायदे बनाए जाएंगे, कुछ तो नियम कायदे बनाए जाएंगे, चाहे चार्टर एक्ट लाया जाए, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए। तो साहब जितने एक्ट आते हैं, हमें उसमें क्या पढ़ना है? हमें उसमें कॉज पढ़ना है, क्यों आया भाई, क्या ला रहा है हमारे इंडिया में, इससे क्या हो जाएगा, कारण। यानी चाहे कंपनी शासन करे और चाहे ब्रिटिश ताज शासन करे, ये कोई तो नियम कानून बनाएंगे, उसी नियम कानून को एक्ट के नाम से जाना जाता था। अब ये चार्टर एक्ट है कि भारत शासन अधिनियम है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, या भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये बाद में देखेंगे। यानी कि एक्ट आ रहा है, नियम कानून आ रहे हैं। सबसे पहले इसका हम देखेंगे कॉज क्या है, क्यों लाया गया। नंबर दो, प्रोविजन क्या है भाई, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, यानी कि एक तरीके से इसको प्रावधान हम कह सकते हैं हिंदी में। और तीसरा साथियों, इसमें हम लोग देखेंगे कि परिणाम क्या निकला, लास्ट में परिणाम क्या निकला, सकारात्मक परिणाम है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। रिजल्ट देखें, तो हमें तीन चीजें देखनी है, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे उसमें कॉज देखने हैं, उसका प्रोविजन देखना है, उसका रिजल्ट देखना है कि पॉजिटिव रहा कि निगेटिव। ये बात समझ में आ रहा? कोई भी एक्ट, इसे हम एक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिनियम। बात समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स दो माध्यम से शासन कर रहे हैं, एक तो कंपनी के द्वारा शासन कर रहे हैं, कंपनी ही सीमेन सर्वे सर्वा है, दूसरा ब्रिटिश का। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखिए साहब, संवैधानिक विकास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसमें अगर सही से देखा जाए तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पहले नहीं होता है, द कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम होता है। तो हम सीधे कंपनी कह रहे हैं, बार बार हम उसको तो बाद में जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हालांकि पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे मेजरली, लेकिन हिस्ट्री में ही इसका डिस्कशन हो पाएगा। कंपनी पहले क्या थी, बाद में क्या बन गई, नाम कैसे चेंज हो गया, इन सब पर बात। अभी केवल हम एक बात समझते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। और साथियों ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन। और कंपनी का शासन, यानी कि शुरुआत में जब कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज 31 दिसंबर 1600 में बनती है। तो 1600 में जब ये बनकर इंडिया में आती है तो साहब 1765 तक तो केवल और केवल ट्रेड करती है, व्यापार करती है। लेकिन साहब धीरे धीरे, यानी कि वही 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी बैटल जीत लेती है। 1764, अब उसी कालखंड की बात हम कर रहे हैं, बक्सर का युद्ध जब जीत लेती है, समझ रहे हैं? और 1765, 1765, अगर मेरा वो फोटो आ जा रहा है तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, नहीं तो फिर शायद समझ में कम आए। मैं एक काम करता हूं, इसको भी फोटो हटा देता हूं। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, और 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी, ट्रीटी मतलब इलाहाबाद की संधि इसे हम कहते हैं। ये सब थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, यहां केवल हम प्रोफार्मा उसका प्रोविजन बता दे रहे हैं। देखिए साहब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ये उसमें हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी केवल हम हिंट दे के रहे हैं क्योंकि हमें संवैधानिक विकास को समझना है, उस पर आ रहे हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अवध के नवाब, दिल्ली के मुगल सुल्तान और हेक्टर मुनरो के बीच लड़ाई होती है। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं, प्लासी का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में साहब सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल बिहार व उड़ीसा की दीवानी राइट मिल जाता है कंपनी को। कंपनी ये सोची भी नहीं थी कि हमको इतना बड़ा अधिकार मिल जाएगा। दीवानी राइट यानी कि टैक्स कलेक्शन साहब, टैक्स कलेक्शन, वहां टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा, दीवानी राइट मिल गई। और साहब जब दीवानी राइट मिल जाता है, बात समझिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट, तो यहीं से कंपनी सोचती है क्यों ना हम व्यापार के साथ साथ अब क्या करना चालू कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन भी चालू कर दें। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 1600 से 1765 केवल ट्रेड चलता है, केवल साथियों ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है। लेकिन 1765 तक आते आते इलाहाबाद की जब संधि हो जाती है और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, उसे दीवानी राइट मिल गया, तो कंपनी ने समझ लिया कि भाई इनके पास कुछ है नहीं, अब तो हमें सब कुछ मिल सकता है। बंगाल बिहार उड़ीसा की तो दीवानी मिल ही गई, अब तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रेड करेंगे, अब तो हम प्रशासन भी संभालेंगे। बात समझ में? यहां तो केवल ट्रेड रहा। अब कंपनी ही, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, इस पर बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश क्राउन पर नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम कंपनी की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए साहब कंपनी क्या करती है, ये जो कंपनी होती है साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अब इसको ध्यान से समझना।
1600 से 1765 तक साहब सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया जाता है। बात समझना, सिर्फ व्यापार करते हैं। समझ रहे? उसके बाद ये व्यापार है। उसके बाद साहब 1765 1765 से लेकर 1833 तक ये कंपनी व्यापार के साथ साथ क्या करना चालू कर देती है, प्रशासन भी संभालती है। यानी कि साहब ट्रेड के साथ साथ अब हम एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे। समझ पा रहे हो? ट्रेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती है। अब इसमें थोड़ा सा क्लू पॉइंट आप समझ लीजिए। स्टार 1600 से लेकर, सॉरी 1765 से लेकर 1772 तक ये जो फेज है, 1765 से 1772, इसमें व्यापार तो हो ही रहा है, साथ में जो प्रशासन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, माइन्यूट एक डिफरेंस है। प्रशासन जो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो कंपनी स्वयं कर रही है। कंपनी स्वयं कर रही है, सेल्फ कर रही है, सेल्फ भैया, स्वयं सेल्फ। लेकिन साहब 1772 में यह पता चल जाता है कि कंपनी के लोग सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं। तो ब्रिटिश क्राउन कह रहे हैं, ब्रिटिश संसद वहां से, ब्रिटेन से रेगुलेटिंग एक्ट लगाना चालू करती है। फिर इसी में आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1765 से 1772, बहुत ध्यान से समझिएगा। व्यापार हो रहा है, मैं अपने वीडियो को ऑन कर दे रहा हूं। हाँ, जरा समझिए, 1600 से 1765 केवल व्यापार हुआ, 1765 से 1833 व्यापार हुआ, साथ में प्रशासन हुआ। लेकिन साथियों इसमें एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। 1765 से 1772 व्यापार प्रशासन तो हुआ, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन 1772 कंपनी स्वयं प्रशासन संभाल रही थी। लेकिन 1772 के बाद, समझ रहे, 1833 तक, 1833 तक व्यापार तो हो ही रहा है, साथ में प्रशासन भी हो ही रहा है। लेकिन साहब ये प्रशासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? ब्रिटिश संसद चला रही है। ब्रिटिश संसद चला रही है साहब, ब्रिटिश संसद चला रही है। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट चला रही है। क्यों? क्योंकि 1772 तक आते आते ये पता चलने लगा कंपनी अब भ्रष्ट हो रही है। कंपनी लोन के लिए अप्लाई कर देती है ब्रिटेन में, लेकिन जब ब्रिटेन में लोन के लिए अप्लाई हो जाता है तो ये ब्रिटेन वालों को समझ में आ जाता है, जो बड़े बड़े लीडर थे, कि दाल में कुछ काला है। एक तो ये ट्रेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर क्यों घाटे में जा रही है? तो पता चला कंपनी के लोग ही अपना जेब भर रहे हैं, लिहाजा वहां से ब्रिटिश संसद इसको कंट्रोल कर लेती। लेकिन ब्रिटिश संसद कंट्रोल कैसे करती है? रेगुलेटिंग एक्ट लाकर। सीधा नियंत्रण ब्रिटिश संसद का नहीं होता है। ब्रिटिश संसद करती है, लेकिन कंपनी को ही शासन संभालना होता है। संभालेगा कौन शासन? कंपनी स्वयं, सेल्फ। ब्रिटिश संसद यहां क्या करती है? कंपनी के माध्यम से शासन करती है, कंपनी के माध्यम से। समझ रहे? कर तो रही है, प्रशासन ब्रिटिश संसद ही संभाल रही है, लेकिन कंपनी भी अभी गायब नहीं हुई। कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है। बात समझ में आया?
फिर से समझिए, मैं इस चीज को बड़ा गौर गौर से बार बार बोल रहा हूं। 1600 से 1765 तक केवल व्यापार होता है साथियों, केवल ट्रेड होता है। 1765 से 1833 व्यापार प्रशासन दोनों होता है। लेकिन साहब ये फेजवा दो भागों में बटा हुआ है। ये फेज दो भागों में बटा हुआ है। ये वाला जो तुमको फेज दिख रहा है ये दो भागों में बटा हुआ। एक फेज तो ये है 1765 से 1772 व्यापार यानी कि ट्रेड, प्रशासन लेकिन कंपनी स्वयं सेल्फ, इसमें ब्रिटिश संसद का इंटरफेयर नहीं है। दूसरा साहब क्या, ये 1772 से 1833 व्यापार प्रशासन तो है ही है, लेकिन ये जो प्रशासन हो रहा है ब्रिटिश संसद कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है, वो भी कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं। बात समझ में आया? तो यहां तक तो समझ में आ गया, पहले तो ट्रेड हो रहा था, अब क्या होने लगा भैया, अब तो ट्रेड के साथ साथ प्रशासन होने लगा। लेकिन 1765 से 72 तक कंपनी स्वयं प्रशासन संभाल रही थी और व्यापार भी कर रही थी। यहां व्यापार प्रशासन कंपनी ही कर रही है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली रोल किसका हो गया, ब्रिटिश संसद का हो गया। तो समझ में आया? बताइए, यहां तक समझ में आया? अब साथियों, इसमें कई एक्ट आते हैं, जैसे 1765 से 1835 तक बहुत सारे एक्ट आते हैं। उनका एक बार नाम मैं लिख दे रहा हूं। कौन कौन से एक्ट थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे, समझ रहे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब लोग हम लोगों को पढ़ना है। इंडिया एक्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो तुम देखे हो ये, हाँ, हाँ, ये जितनी सारी चीजें हैं, लोकतंत्र कब आया, स्वतंत्रता कब आई, न्याय कब की व्यवस्था की गई, इसमें न्याय वाली बात क्या की गई, इसमें कार्यपालिका विधायिका कब कब आया, न्यायपालिका, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे साथियों। बात समझ में आए? तो पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। उसके बाद 1786, उसके बाद 1793, 93, 1813 का एक्ट आता है, 1833 का एक्ट आता है। समझ रहे? तो ये 1700, जैसे 1786 ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के ही रूप में है। एक्ट, ये भी रेगुलेटिंग एक्ट ही है, ये भी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ये बात समझ में आ रही? 1833, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। और अभी कंपनी क्या कर रही है इन सब में, बताइए? व्यापार प्लस प्रशासन, यानी कि साहब ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन साहब, ये जो प्रशासन है, कि कौन प्रशासन कर रहा है, ये प्रशासन कौन कर रहा है, कंपनी ही कर रही है। बहुत अच्छी बात। लेकिन कंपनी को कोई कंट्रोल कर रहा है क्या? हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। बात समझ में आ रहा है? कंट्रोल, और कंट्रोल में ही कहते हैं रेगुलेट, तभी तो ये सभी रेगुलेटिंग एक्ट हैं, तभी तो ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट हैं। सर ये बीच वाले क्या है, इनमें सुधार की बात, जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किया गया उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। समझ रहे हैं? ये रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। इससे पहले
1773 से पहले, तो देखो 1773 से पहले 1765 से 72 व्यापार प्रशासन दोनों, लेकिन कंपनी स्वयं सेल्फ प्रशासन कर रही थी, इसमें पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। इससे पहले, तो इससे पहले तो कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, ये देखो, ट्रेड कर रही। तो कैसे ट्रेड कर रही थी? प्लासी का युद्ध बाद में लड़ी, बक्सर का युद्ध लड़ी, और इलाहाबाद ट्रीटी के द्वारा जब समझ गई कि अब तो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, तभी तो ये चालू हुआ 1765 से। बात समझ में आया? तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब साथियों, अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे, कहेंगे 1813 में चाय और चीनी का व्यापार ही सिर्फ रहा और 1833 में बिल्कुल खत्म। वो सारी बातें हम लोग एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन साहब, 1833 का जो एक्ट आया, 1833 के एक्ट के बाद 18, अब यहीं पर हम लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, यहां तक तो आप समझ गए। अब अगर 1833 के बाद देखोगे तो 1857 तक यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ और सिर्फ प्रशासन हो रहा है, यहां सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है साथियों। ट्रेड मैंने कहा खत्म हो चुका है, व्यापार खत्म, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन। वो कैसे? वो बस ऐसे, ये जो प्रशासन देख रहे हो ऐसे ही, मतलब व्यापार खत्म। इसे मैं हटा दूं ना, एक कंफ्यूजन होगा एक चीज। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे पहले वाले में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, प्रशासन। ये प्रशासन कैसे होगा बताइए? कंपनी के माध्यम से होगा। अच्छा, अभी पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं चालू हुआ ना, इनडायरेक्टली कंपनी प्रशासन करेगी, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। किसके नियंत्रण में? ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में, के कंट्रोल में। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बताइए। ये चीज इसका पोर्शन है। समझ रहे हैं कि नहीं? 1833 से 1857। मैं यहां अपनी फोटो हटा दे रहा हूं, नहीं शायद ना दिखाई दे रहा हो। कंपनी प्रशासन करेगी, यानी कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में। बताइए, क्या कहते हो? समझ में आया? तो अभी आपने देखा 1833 से 1857, लेकिन सब साहब, जब 1858 का विद्रोह हो गया, 1858, सॉरी 57 कह रहे हैं, 1857 का जो भयंकर विद्रोह हुआ, 1857, ये लैंडमार्क है। इसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का शासन था। डायरेक्टली कंपनी खत्म कर दी गई। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। समझ रहे हो? 1857 में कंपनी समाप्त कर दी गई, कंपनी समाप्त। क्या कहते हो? समझ में आया कि नहीं? तो देखो, बहुत ध्यान से समझना। 1600 से लेकर 1765 केवल व्यापार, 1765 से 1833 व्यापार प्लस प्रशासन, ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आया? लेकिन ये भी एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का था। एक बार कंपनी
स्वयं प्रशासन कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ब्रिटिश संसद कंपनी के माध्यम से कर रही थी। फिर 1833 से 1857 कंपनी, 1835 से 57 एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, कंपनी प्रशासन करेगी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में करेगी, यानी कि ट्रेड की पावर खत्म, खत्म तो खत्म। 1833 में ट्रेड खत्म हो चुका था, ये चीज ध्यान में रखना, व्यापार खत्म। 1857 में कंपनी खत्म, और 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन का शासन है। अब इसको मैं दूसरे पेज पे कर दूं तो और अच्छे से समझ में। साहब देखिए, 1600 से 1765 केवल ट्रेड रहा, केवल व्यापार रहा। कौन कर रही थी? कंपनी कर। समझ में आया? 1765 से, समझना ध्यान से, 1833 तक ट्रेड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला गया। लेकिन ये दो तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। एक बार कंपनी, जो मैंने अभी पूरी तरीके से बताया, इधर बताया ना आपको, ये देखो दो तीर बने हुए हैं, ये आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। समझ रहे हैं? दो तरीके का ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। 1833 में ट्रेड को साहब समाप्त कर दिया गया, ट्रेड की एंडिंग कर दी गई। समझ गए? ट्रेड खत्म, यानी कि व्यापार को समाप्त कर दिया गया। अब देखो 1833 से लेकर 1857 तक क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूं। समझ गए? सिर्फ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 कंपनी समाप्त कर दी गई, कंपनी ही खत्म कर दी गई। कंपनी की ही एंडिंग हो गई। यहां जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी, लेकिन किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में। अब साहब 1858 से लेकर 1947 तक सिर्फ और सिर्फ कौन? ब्रिटिश क्राउन का शासन, का एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गई? बताइए। अब ये जो 1858 1947 के बीच में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। ये तो एक्ट हमें पढ़ने ही हैं, ये जो आपके सामने लिखे हैं। साथ में हमें अब कुछ और भी, इसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे साहब? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1858 एक्ट, एक्ट ऑफ 1858। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या? 1861 भारत परिषद इसको कहते हैं। अगला 1873 एक्ट, 1876
एक्ट, समझ रहे हैं? 1892, 1892 का एक्ट, इसे भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, वही ऊपर वाला। 1909, इसको भी इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, आगे चलकर देखेंगे। 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, आगे चलकर देखेंगे। दूसरा, एक मिनट, ये इंडियन काउंसिल जो आपका ये 1919 है, ये भारत सरकार अधिनियम है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट इसको बोलेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, समझ गए? और भैया लास्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये सारे एक्ट पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इससे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है? एनडीए सीडीएस अगर सही से इस एक्ट को ना पढ़े तो एनडीए सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो ना चाहते हुए भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा गया है। इसके प्रोविजन मैंने बताया ना, एक्ट जब भी पढ़ोगे इसके कॉज पढ़ोगे, प्रोविजन पढ़ोगे, रिजल्ट पढ़ोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो उम्मीद है साथियों, ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास कैसे होता है एक ओवरव्यू आपने देख लिया। अब एक एक करके हम सारी बातें करेंगे, सारे एक्ट पर बात करेंगे, लेकिन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसे हिस्ट्री वाली क्लास में करेंगे जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बताइए, किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू क्लास।